स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता को समझने से पहले आप लोग को एक छोटा-सा उदाहरण समझना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि क्या आपने अभी तक कुछ ऐसे मार्केट्स देखे हैं, ऐसे बाज़ार देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं? ज़रूर देखे होंगे और वहाँ पर एक ही प्रकार के सामान मिलते हो। आपने कुछ ऐसे बाज़ार देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ़ कपड़े ही मिलते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ सब्जियाँ ही मिलती है। लेकिन हाँ, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बहुत होते हैं। तो ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, इसी बाज़ार को हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं, ठीक है? पूर्ण प्रतियोगिता मतलब वही वाला बाज़ार जो मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ बेचने वाले और खरीदने वाले, बेचने वाले को क्या बोलते हैं? विक्रेता और खरीदने वाले को क्रेता, यानी सेलर्स एंड बायर्स। तो ये जो होते हैं दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। प्लस यहाँ पर जो वस्तुएँ होती हैं ना वो समरूप होती है, एक जैसी। कपड़ा है तो कपड़ा का ही दुकान, अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी का ही दुकान, लोहा है तो लोहा का ही। तो समझिए कि होमोजेनियस गुड्स यानी समरूप वस्तुएँ होती है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति यानी परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हर कोई विक्रेता होते हैं ना, वो क्रेता को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करते हैं ना, अट्रैक्ट करने का। और उसके लिए वो तरह-तरह के तिकड़म अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अजीब-अजीब आवाज़ें निकालते हैं, कोई ज़ोर से चिल्लाता है, कोई जो है कुछ अलग-अलग डायलॉग्स बोलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, कॉम्पिटिशन की वजह से होती है। और ये कॉम्पिटिशन पूरी तरीके से परफेक्ट यानी पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि जो विक्रेता होते हैं वो तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो उसके पास आए। देखिए, हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं वो है आपका इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2, ठीक है? मेजर पेपर कौन-सा है? 2 है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, आपका सेमेस्टर 2 चल रहा है और मेजर पेपर 2 है तो सेमेस्टर 2 में तो मेजर पेपर 2 है। तो ये वीडियो आपके लिए है और बाकी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के हैं और अगर आप नॉलेज पर्पज़ से ये देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, वरना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले इसको ज़रूर देखिए, ठीक है? दरअसल पूर्ण प्रतियोगिता जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाज़ार संरचना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? और इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लेते हैं। हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जिसमें सजातीय उत्पाद के कई खरीदार और विक्रेता होते हैं। यहाँ पर देखिए, सजातीय उत्पाद बोला है ना, सजातीय का मतलब वही होता है होमोजेनियस या फिर समरूप, दिखने वाले एक जैसे, ठीक है? एक जैसे। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता को बाजार के बारे में सही जानकारी होती है, यानी कि बेचने वाले को भी बाजार की जानकारी है और खरीदने वाले को जानकारी है। इसको याद रखिएगा, आलोचना जो क्रिटिसाइज करेंगे ना उसमें ये काम आएगा, ठीक है? उसमें ये कैसे काम आएगा कि खरीदने वाले और बेचने वाले को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। आज तक किसी को बाजार का पूर्ण ज्ञान हुआ है क्या? परफेक्ट नॉलेज हुआ है किसी को बाजार के बारे में, बाजार कैसे चलेगा, आज कौन सा सामान का बिक्री तेज होगा, किसकी डिमांड आज बढ़ेगी, किसकी घटेगी? नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बोला गया है, इसकी शर्तें हैं कि विक्रेता को बाजार के बारे में सही जानकारी होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्तिगत खरीदार या विक्रेता का बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है? तो देखिए, कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जिसमें एक सजातीय उत्पाद के कई खरीदार होते हैं और विक्रेता भी होते हैं। प्रत्येक को बाजार की पूरी जानकारी होती है और जो खरीदार या जो विक्रेता होते हैं उनके द्वारा बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता। और सभी खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से, मतलब खरीदने और बेचने वाले इतने स्वतंत्र हैं कि कभी भी वो जो है वहाँ जा सकते हैं, कभी भी वहाँ से उसको छोड़ के आ सकते हैं। तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या-क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कई खरीदार होते हैं और कई विक्रेता होते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्या होते हैं, खरीदने वाले होते हैं और बड़ी संख्या में बेचने वाले होते हैं। ये इसको आपको क्या करना ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स में डालना है कि भाई इसकी जो विशेषताएं होती है ना, इसकी खास बात ये है कि खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इसको लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ऐसे मार्केट ढूंढिए जहाँ पर सिर्फ कपड़े का ही दुकान हो या फिर जहाँ पर सिर्फ फूल का ही दुकान हो। वहाँ पर आप जाके देखिए तो आपको वहाँ बड़ी संख्या में बेचने वाले मिलेंगे और खरीदने वाले भी उतने ही मिलेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है? देखिए, इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है ना तो आपको अधिक से अधिक लाइव तरीके से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आपको उन जगहों पर जाना पड़ेगा और उन जगहों को करीब से देखना पड़ेगा, ठीक है? फॉर द नॉलेज पर्पस। और ये
आप जब इस प्रकार के जो अनुभव करेंगे खुद से, है ना, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। फिर आप वो चीज़ भूलेंगे नहीं, याद रखिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कि आप भूल जाएंगे 2-3 दिन बाद, या कोई तो 2 मिनट बाद भी भूल जाएगा, लेकिन अगर आप इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो अगर कोई आपको 1000 बार कोशिश करे उसको भुलाने का, तो भी आप नहीं भूल सकते। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खरीदार या विक्रेता का बाजार मूल्य पर कोई महत्वपूर्ण नहीं प्रभाव पड़ता है। आप ही सोचिए, आप अगर खरीदने जाएंगे तो आप उस मूल्य पर, यानी वो जो प्राइस है उस सामान का, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। वो प्राइस जो सब कोई खरीद रहा है, आपको भी उसी रेट में खरीदना पड़ेगा। आपके बोलने से वो कम में नहीं दे देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सजातीय उत्पाद अगला आता है। तो सजातीय उत्पाद क्या होते हैं, जब मैंने बताया कि बाजार में सभी फर्मों द्वारा बेचा जाने वाला उत्पाद क्या होता है, एक समान होता है। इसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता विभिन्न फर्मों के उत्पादों के बीच अंतर नहीं कर सकते और खरीदार उत्पाद के लिए समान कीमत भुगतान करने को तैयार रहते हैं। खरीदार, फिर से बता रहा हूँ, खरीदार उत्पाद के लिए समान कीमत भुगतान करने को तैयार रहते हैं। भले ही कौन सी कंपनी का ये उत्पादन है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग जो है समान जो है उसके लिए पैसा यानी मूल्य अदा करने को रेडी हैं। तो ये तो आपको तय हो गया। पहला पॉइंट क्या था, खरीदार और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, सजातीय उत्पाद होंगे, यानी कि ये एक जैसे वस्तुएं होंगी। ठीक है, आइए तीसरा, उत्तम जानकारी। जैसे मैंने बताया कि सभी खरीदारों और विक्रेताओं के पास बाजार के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें बाजार मूल्य और सभी फर्मों की लागत और तकनीकें शामिल होती है। यानी कि उनको पूरी तरीके से पता होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी है, इसका मूल्य कितना है, कैसे काम कर रहा है। जैसे कि आजकल आप समझ लीजिए, अमेजोन पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, आप अमेजोन पे कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसकी पूरी जानकारी होती है, कौन सी तकनीक से बनी है, दाम कितना है, कितना उसका डिस्काउंट किया जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप खुश होकर बिना कुछ सोचे समझे उसको ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो बहुत सारी रिसर्च कर ली। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये थोड़ा सा आउट नॉलेज है लेकिन ले लीजिए। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप जो है इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको वही जानकारी मिलती है जो कंपनी द्वारा दी जाती है। आप कुछ अपना रिसर्च से नहीं ढूंढते हैं। आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा रिसर्च कर लिया है, ठीक है, तो कोई रिसर्चेस नहीं है। आपको वही जानकारी मिलती है कि जो वो लोग जो है तय करता है। और खास बात देखिए, डिस्काउंट भी वही लोग तय करेगा। आप यहाँ डिस्काउंट तय नहीं करते हैं, वही लोग तय करता है आपको 12% देना है कि 11% देना है। ठीक है, अब आप ये तय कीजिए कि क्या वो लोग आपके हित में सोच रहा है या अपने हित में सोच रहा है। याद रखिएगा, कोई भी कंपनी कभी भी कस्टमर के हित में नहीं सोचता है, पहले वो अपना हित देखता है और उसके बाद वो कस्टमर का हित देखेगा, क्योंकि उसे कंपनी चलाना पड़ता है। तो अगर जब आप बाहर फुटपाथ से लेते हैं तो आप खुद से तय करते हैं कि इसका हम कितना दाम देने को रेडी है। ठीक, तो चलिए ये जानकारी होगी, उत्तम जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, निःशुल्क प्रवेश और निकास। ठीक है, आपका मन करे बाजार जाइए, मन करे ना जाइए, कोई बाधा नहीं है। अगर आप बेचने वाले हैं, मन कर रहा है बेचिए, नहीं मन कर रहा मत बेचिए, वहां से निकल जाइए। इसका मतलब यह है कि यदि कंपनियां लाभ कमाने की उम्मीद करती है तो बाजार में वो घुस सकती है। यदि उनको लगा कि नुकसान हो रहा है तो वो निकल सकती है, जाहिर सी बात है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें आती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है, एक आपका है शॉर्ट टर्म, एक आपका है लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को हिंदी में बोलते हैं अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है, तो अल्पकाल में फर्मों का संतुलन कैसे होता है। अल्पकाल में जो फर्मों का संतुलन होता है ना, वो किस प्रकार से होता है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म तब उत्पादन करेगी। अच्छा, फर्म फर्म बार बार आता है, इसको आप याद रखिएगा ना। कोई भी कंपनी वगैरह को फर्म कहते हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में ना शब्दों को जानबूझ के बहुत ज्यादा भारी कर दिया गया, इसलिए इकोनॉमिक्स कोई स्टूडेंट लेना नहीं चाहता है। इसको अगर आसान शब्दों में किया जाए ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने के लिए। एकदम मतलब इतना घटिया घटिया वर्ड डाल दिया है। ठीक है, देखिए ना, अभी प्रतिस्पर्धी, ओहो, कंपटीशन को प्रतिस्पर्धी। ठीक है, अल्पकाल, उत्पादन, सीमांत राजस्व, ओहो क्या वर्ड है। इस प्रकार के शब्द डाल डाल के बच्चों का दिमाग खराब कर देता है। तो बच्चा लोग सोचता है इकोनॉमिक्स लेना ही नहीं है यार, बहुत भारी भारी है। ठीक है, कुछ लोग हिस्ट्री में चले जाता है, कुछ लोग जो फिलोसफी में वो आसान आसान शब्द मिलता है। फिलोसफी भी कौन सा अच्छा है, वहां पर भी तो भारी भारी शब्द पड़े हुए हैं। ठीक है, ये शब्द ही हम लोग को अच्छे विषय, कोई भी विषय खराब नहीं, याद रखिएगा। हर विषय हमारे जीवन में काम आता है, हम लोग डेली यूज करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता है ना। और जो इसको बनाया है, क्या वो इतना भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अपने लाइफ, डेली लाइफ में? नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, यूज तो करना पड़ेगा इस प्रकार से। मतलब कमाल है यार, इंसान का बुद्धि कमाल है, कोई बात नहीं। अल्पकाल में फर्मों का संतुलन। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म तब उत्पादन करेगी जब तक कि उत्पादन के अंतिम इकाई से सीमांत राजस्व और उत्पादन की सीमांत लागत बराबर ना हो जाए। ठीक है, सीमांत राजस्व एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, और सीमांत लागत एम सी। एम सी मतलब होता है
सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एमआर और एमसी जब तक बराबर ना हो जाए, अब देखिए एमआर एमसी क्या है। इंग्लिश वालों, जो इंग्लिश वाले होते हैं ना, दरअसल आप इस चीज़ को देखिए, आजकल के पेरेंट्स जो है ना बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज क्यों रहे हैं। दरअसल इंग्लिश इज़ ए वेरी फनी लैंग्वेज, ये तो मतलब वो सबको पता है, लेकिन इंग्लिश हार्ड नहीं है, वो आसान है। उस शब्द को फिक्स करके रखते हैं 26 लेटर्स के मतलब वर्ड्स के हिसाब से, वो तय है कि आसान आसान वर्ड ही आएंगे, और ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर हिंदी के शब्द आसान हो जाए तो लोग इंग्लिश छोड़ के हिंदी में आ जाए, लेकिन आसान हिंदी का प्रयोग तो कोई करता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कि ये लोग ने हिंदी को एकदम हार्ड बना कर रख दिया है, खाली वो समझ रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, एमआर और एमसी यानी सीमांत राजस्व का मतलब क्या होता है, सीमांत लागत का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट समझिए, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि वो लोग तय करता है कि जितना हम लोग लगाए हैं पैसा, है ना, जितना पैसा लगाए हैं क्या उतना वापस आया। देखिए कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, जितना पैसा लगाए हैं क्या उतना वापस आया। अगर आया तो वो लोग उत्पादन करेगा, बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। आप भी यही करेंगे। आप सोचिए, आप खुद को कंपनी के मालिक के तौर पर रख के देखिए, आपने लगाया 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया आपने लगा दिया, आपका आया 50 लाख रुपया, आप उत्पादन करेंगे, बोलिए नहीं करेंगे ना। तो अगर आपने 1.5 करोड़ लगाया, आपका आया 1.5 करोड़, तो आप करेंगे। आपका आया 2 करोड़, तो भी आप करेंगे। 3 करोड़ 4 करोड़ आप और उत्पादन करेंगे। तो इसीलिए कहता है कि सीमांत रेवेन्यू मतलब जो आपका आया और मार्जिनल कॉस्ट जो आपका गया, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। एमसी इज इक्वल टू एमआर कहाँ पर होता है, वो होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में, ठीक है। एमसी इज इक्वल टू एमआर किस में होता है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है डैश, एमसी बड़ा होता है एमआर से, एमसी छोटा होता है एमआर से, एमसी बराबर होता है एमआर से, या इनमें से कोई नहीं। तो एमसी और एमआर बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्म की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है और फर्म अपने एमसी से कम कीमत पर उत्पादन नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। कोई अपने सीमांत लागत से कम उत्पादन क्यों करेगा, ठीक है। अरे भाई उसका लागत लगा हो उतना, और उसको जो है इस प्रकार का अगर नुकसान होगा तो वो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। यदि फर्म, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि फर्म एमआर एमसी वाले आउटपुट से कम उत्पादन करती है तो मुनाफा छोड़ देगी। आउटपुट का मतलब वही होता है कि जितना उसको मिला। तो यदि फर्म उस आउटपुट से अधिक उत्पादन करती है जहां एमआर एमसी बराबर होते हैं, तो उसे आउटपुट के इकाई अतिरिक्त इकाई पर पैसा खोना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वो उसको छोड़ देगा उत्पादन करना। तो एमआर एमसी को याद रखिए, बाकी हिंदी के शब्द को जाने दीजिए। दीर्घ में आते हैं, दीर्घकालीन में, ठीक है। दीर्घकालीन क्या होता है, इसे लॉन्ग टर्म कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स से छात्र हैं तो आपको पता होगा इस सब के बारे में। दरअसल होता क्या है ना, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इतना, एक आपका होता है लॉन्ग टर्म इतना। आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालते हैं, आप लॉन्ग टर्म में पैसा डालते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जिसको जल्दी लाभ कमाना होता है, लोग शॉर्ट टर्म पे पैसा डालते हैं कि तुरंत भाई कमाना है 1 साल 1.5 साल के अंदर, और किसी को 25 साल के अंदर कमाना है बहुत ज़्यादा, तो लोग उतना पैसा डालता है। तो जो अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत लाभ का, वो था एम आर इजिकल टू एम सी, वो शॉर्ट टर्म में होता है। और अभी हम लोग बात करेंगे ये आपका लॉन्ग टर्म है, ठीक है। यानी कि दीर्घकाल में फर्म संतुलन कैसे होते हैं। लंबे समय में एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म शून्य लाभ अर्जित करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई फर्म सकारात्मक आर्थिक लाभ कमा रहा है तो नई कंपनियां बाजार में प्रवेश करेंगी और उन मुनाफों से प्रतिस्पर्धा करेंगी। जाहिर सी बात है, अगर एक कंपनी अकेले में बहुत ज़्यादा फायदा कमा रही है, मुनाफा कमा रही है, तो बाहर की कंपनियां भी सोचेंगी क्यों ना हम लोग भी थोड़ा सा फायदा ले लें वहां जाके। तो यदि कोई फर्म नकारात्मक आर्थिक लाभ कमा रही है तो मौजूदा कंपनियां तब तक बाजार से बाहर निकल जाएंगी जबकि शेष कंपनियां शून्य लाभ अर्जित करेंगी। कहने का मतलब है कि अगर वो लाभ अर्जित कर रहा है और वो सकारात्मक है, पॉजिटिविटी मतलब वो ज़्यादा कमा रहा है, तो बाकी कंपनियां आएंगी। अगर वो कमाना छोड़ दिया यानी कि नुकसान हो रहा है बाकी के, तो लोग उसको छोड़ देगा। इसको बोलते हैं शून्य लाभ, शून्य आर्थिक लाभ अर्जित करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लंबे समय में एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन कीमत उत्पादन की न्यूनतम औसत कुल लागत के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एटीसी किस में आता है, आपका एटीसी आपका आता है दीर्घकाल में, है ना। औसत कुल लागत, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। औसत कुल लागत जो है, जितना उसका कुल लागत हुआ ना, उसका कम से कम औसत तक तो आना ही चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां लंबे समय तक तभी जीवित रह सकती है जब एटीसी को कवर करने में सक्षम हो। ठीक है, उनका औसत जितना हो कम से कम उतना तो आना ही चाहिए। अल्पकाल में उद्योग का संतुलन कैसे होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी उद्योग का अल्पकालीन संतुलन तब होता है जब उद्योग में सभी फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए आउटपुट की कुल मात्रा उद्योग में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगे गए आउटपुट की कुल मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, अब इतना बड़ा को आपको कैसे याद रखना है? दरअसल होता कि इसमें दो चीजें होती है। ठीक है, जितना हम लोग का फर्म यानी कि जो उद्योग जो फैक्ट्रियां होती है वो आपूर्ति करती है और जितना डिमांड होता है कस्टमर द्वारा, अगर दोनों बराबर हो जाए, यानी कि कंपनियां ने जितना चीजें बनाई उतना चीज का डिमांड भी हो गया, तो समझिए कि उद्योग संतुलन में है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। टाटा कंपनी मान लीजिए कि 500 गाड़ियां बनाई और 500 गाड़ी की डिमांड भी हो गई, एडवांस बुकिंग भी हो गई, तो इसको बोलते हैं फर्म संतुलन में है। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा इसको। अल्पकालीन संतुलन कीमत और बाजार उद्योग पूर्ति वक्र उद्योग मांग वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित की जाती है। उद्योग आपूर्ति वक्र उद्योग में सभी व्यक्तिगत फर्मों के आपूर्ति वक्रों का योग है। उद्योग मांग वक्र उद्योग में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का योग है। अब इतने भारी शब्दों को आपका दिमाग सह नहीं पाएगा, तो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पर दो चीजें, कीमत और मात्रा, है ना। कीमत, कितना कीमत होगा और मात्रा, अगर कीमत और मात्रा में बराबर हो गया तो उद्योग जो है संतुलित में आ जाता है, और उसे एक ग्राफ द्वारा दिखाते हैं, और वो ग्राफ को ही जो है यहाँ पर मांग वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि उद्योग आपूर्ति वक्र में सभी व्यक्तिगत फर्मों को जोड़ दिया जाता है और उसे व्यक्तिगत उपभोक्ता मांग वक्र का योग कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक आदमी ने खरीदा, दो आदमी ने खरीदा, तीन आदमी ने खरीदा, चार आदमी ने खरीदा, इस सभी को जोड़ देंगे तो ये हो गया कुल मांग, है ना, टोटल डिमांड। और कोई कंपनियां जो है उत्पादन करती है, वो उत्पादन हो गया। ठीक है, तो कुल मांग अगर इस उत्पादन के बराबर है तो जो उद्योग हैं वो संतुलन में है। अब आते हैं दीर्घकाल में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी उद्योग का दीर्घकालिक संतुलन तब होता है जब उद्योग में सभी फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादन की कुल मात्रा सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगे गए उत्पादन की कुल मात्रा के बराबर होती है, और उद्योग में सभी कंपनियां शून्य आर्थिक मुनाफा कमा रही हैं। यहाँ पर भी सेम बात है। मान लीजिए कि यहाँ पर उद्योग है ना, फैक्ट्री है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कस्टमर है बहुत सारे। अगर ये टोटल कंपनियां मिलकर जितना उत्पादन कर रही है, ये भी कस्टमर मिलकर उतना ही डिमांड कर रहे हैं, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो समझ लीजिए कि इसी को बोलते हैं दीर्घकाल में फर्मों का संतुलन। दीर्घकालिक संतुलन कीमत और मात्रा उद्योग के दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र और उद्योग मांग वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा आपूर्ति वक्र, ठीक है, क्या बोल रहा है, आपूर्ति वक्र और मांग वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा उद्योग का दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र उद्योग में एक प्रतिनिधित्व फर्म का न्यूनतम औसत लागत वक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सप्लाई हो गया, आपका डिमांड हो गया, जहाँ पर ये क्रॉस कर जाते हैं वहाँ पर संतुलन हो जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक सैद्धांतिक बाजार संरचना है, लेकिन वास्तविक दुनिया के कुछ बाजार ऐसे हैं जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा शर्तों को पूरा करने के करीब में आते हैं। चलिए कुछ चीज़ का उदाहरण देख लेते हैं। कृषि बाजार की बात करें, गेहूं मक्का का बाजार एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार में देखिएगा बहुत सारे बेचने वाले खरीदने वाले होते हैं, तो ये आपका हो गया। विदेशी मुद्रा बाजार, यहाँ पर भी, और कुछ कमोडिटी बाजार जैसे तेल सोना आदि, यहाँ पर भी। निष्कर्ष क्या निकलता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक बाजार संरचना है जिसमें एक, ये देखिए जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सजातीय उत्पाद होते हैं, कई खरीदार और विक्रेता होते हैं, और बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार मूल्य उद्योग आपूर्ति वक्र और उद्योग मांग वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार मूल्य उद्योग आपूर्ति वक्र और उद्योग मांग वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित होते हैं। कौन सी चीजें बोल रही है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार मूल्य उद्योग आपूर्ति वक्र और उद्योग मांग वक्र। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये आपका आपूर्ति वक्र होता है, ये आपका मांग वक्र होता है। जहाँ प्रतिच्छेद होते हैं वहाँ पर दोनों मूल्य का निर्धारण हो जाता है। उस पॉइंट को ई कहते हैं। ई का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां तब तक उत्पादन करेंगी जब तक उत्पादन की अंतिम इकाई के उत्पादन से प्राप्त सीमांत राजस्व उस इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर ना हो जाए, है ना। सीमांत राजस्व
MR इज इक्वल टू सीमांत लागत MC ना हो जाए। लंबे समय में पूर्ण प्रतिस्पर्धी वाली कंपनियां शून्य आर्थिक लाभ कमाती है ना। लंबे समय के बाद वो क्या करती है, आर्थिक लाभ कमाना उनका बंद हो जाता है। तो यहीं पर हम लोग का जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, ठीक है, इफ यू आर ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट योर सब्जेक्ट इज मेजर पेपर 2 एंड मेजर पेपर 3, ऑल्सो यू आर इन सेमेस्टर 2, देन आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो कुछ मैंने बताया वो हिंदी मीडियम के लिए बताया है, और कुछ मैंने कोशिश किया शब्दों का प्रयोग करने का ताकि इंग्लिश मीडियम में समझ तो जाएंगे, लेकिन आपको लिखना कैसे है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और इसके PDF नोट्स जो है आपको PDF नोट्स आपको ज्वाइन बटन में मिल जाएगा, अगर आप इसका PDF चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका PDF अच्छा लगा है तो आप ज्वाइन बटन पे जो है ज्वाइन होकर, सेमेस्टर 2 में है ना, तो सेमेस्टर 2 में ज्वाइन होगा, वहाँ पे मिलेगा। सेमेस्टर 2 में जो है आप ज्वाइन होकर जो है इसे ले सकते हैं, और ये वाला चीज़ आपका काम आएगा बहुत सारा, जैसे मैंने समझाया है। दरअसल क्या होता है ना कि जो चीज़ हम लोग को समझा दिया जाता है उसका अगर PDF मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, लेकिन PDF अगर दुनिया भर का PDF पड़ा है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, वो ले लेते हैं, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो PDF किसी काम का नहीं है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर आपके PDF इसको चाहिए, ये सेम टू सेम चाहिए, तो आप उसे जो है ले सकते हैं। आप उसको ज्वाइन हो जाना और फिर वहाँ से रिक्वेस्ट करना है, तो आपको वहाँ से जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम की अभी से तैयारी करिए, और आप अपने आप को, अगर आप सेमेस्टर 2 से हैं, आपके दोस्त सेमेस्टर 2 से हैं, या आपके रिलेशन में कोई भी है, तो उनको अभी से ये चीज़ जो है कीजिए, उसको बोलिए कि देखो अगर अभी से हम लोग टाइम से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम के करीब आते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है फिर, ठीक है। फिर सब परेशान होते हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छा करना है, अगर आपको कुछ सीखना है, देखिए अभी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आए हैं, अगर आपको वो सब चीज़ें सीखनी है तो जाहिर सी बात है कि आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आप जितना करेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए ही बेनिफिट है। वो आप आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो ये आप सीरियस हैं आपकी पढ़ाई को लेकर, ये बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप पूरा देख ले तो आप सीरियस हैं, तभी आप इतना देखे हैं, नहीं तो आप नहीं देखते इतना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये आपका पढ़ाई हो गया, इसको आप नोट्स करना है। नोट्स करने के लिए PDF चाहिए, तो PDF आप लिखे उसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप उससे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट जो है सिलेबस का कौन सा पॉइंट, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उनसे पूछते रहिए कौन कौन सा पॉइंट जो आपको समझना है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम आपके लिए प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ाई में लगे रहिए, और अपने दोस्तों वगैरह में भी इस चीज़ को बताइए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर बताए गए इकोनॉमिक्स के बारे में। आप उस चीज़ को जो है जब शेयर करेंगे तो उनको भी इसके बारे में मदद होगी। इकोनॉमिक्स हो और चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री का भी मेसोपोटामिया के बारे में इसमें बताया गया है, आप चाहे तो उसको भी जो है देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।